नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं डॉक्टर शक्ति प्रसाद उनियाल, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज अध्याय 1 दो बैलों की कथा पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। लेखक का परिचय जानेंगे, पाठ का आदर्श वाचन करेंगे, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे और इस पाठ में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको समझेंगे। लेखक का जीवन परिचय। प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में बनारस के रमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम गणपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मान सरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखक की प्रमुख विशेषता है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है। कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता कभी भी हमें सरलता से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। यानी जो हितोपदेश और पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है, उस कथा परंपरा का भी यहाँ पर उपयोग किया है उन्होंने। दो बैलों की कथा। तो छात्रों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा मूर्ख समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी जो सबसे मूर्ख इंसान होता है या छात्र होता है या कोई भी होता है, उसे हम गधा ही कहते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। तो छात्र, यहाँ पर निरापद सहिष्णुता मतलब होता है अत्यधिक सहनशीलता। यानी कोई अत्यधिक सहन करने वाला है तो उसे भी गधे की पदवी दी जाती है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। जो ब्याई हुई गाय होती हैं, उनके बच्चे को अगर छेड़ लिया जाए तो जो गाय है, जिसको हम सीधा कहते हैं, सीधी कहते हैं, वो भी शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना।
न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। यानी उसको कितना ही मारो, बेकार सा उसे भोजन दो, सड़ी हुई घास सामने दो, तो कभी भी उसे असंतोष नहीं होता है। बैसाख में चाहे एक हाथ पर कुलेल कर लेता हो, यानी बैसाख के महीने वो क्या है, क्रीड़ा करता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, यानी उदासी छाया रहता है। सुख, दुख, हानि, लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। यानी कहने का मतलब है, ऋषि मुनियों की जो गुण हैं वह वह सारे गुण जो है एक गधे तक पहुंच गई, यानी उसके शिखर तक पहुंच गई, ऋषि मुनियों के शिखर तक पहुंच गई है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवंशियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहने का मतलब है, हमारी जो सीधापन है, हम जो भारतीयों की सीधापन है, उसे अमेरिका में भी उसे गधा जैसा समझा जाता है। तो अब नहीं, पहले की बात है ये। जब लेखक ने यह पाठ लिखा होगा, उस समय भारतीयों की यह दुर्दशा रही होगी। ये कठिन शब्द हैं। कुलेल क्रीड़ा, विषाद यानी उदासी, पराकाष्ठा ऊंचाई, शिखर या चरम सीमा। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। कहने का मतलब है कि अत्यधिक सीधापन जो है वो सही नहीं है। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना चाहिए, यानी संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी जो जापान ने विजय हासिल की है, उस विजय ने उसे सम्माननीय, गणनीय बना दिया उसे। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। कई लोग गांव में क्या कहते हैं? बछिया के ताव, यानी जिसको हम गधा कहना चाहेंगे या जिसको मूर्ख कहना चाहते हैं, उसको बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। लेखक कहते हैं कि हमारा यह विचार नहीं है कि बैल सर्वाधिक बेवकूफ है, क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। कहने का अर्थ है, जो बैल है वो इतना बेवकूफ भी नहीं है गधे के जैसा, क्योंकि कभी कभी अड़ियल भी हो जाता है, कभी कभी अब अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। आगे लिखा है, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा मोती। एक झूरी है, उसके 2 बैल हैं, एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती। दोनों पछाई जाति के थे। ये पछाई जाति यानी पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है। बहुत अच्छा, दिखने में सुंदर। तो ये देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे, मतलब उन्नत बैल बहुत दिनों
साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, क्योंकि जानवर हैं बोल पाते नहीं है, लेकिन मूक भाषा में भी विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। यानी उन दोनों में मूक भाषा में भी वो आपस में विचार विनिमय करते थे। तो वो कैसे समझते थे आपस में एक दूसरे की बातें, तो लेखक कहते हैं कि हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इतने मतलब उन दोनों में इतनी गुप्त गु या भाषा, जो मूक भाषा में आपस में बात करते थे, और एक जो बात करता था दूसरा बैल उसे एकदम समझ जाता कि यह क्या कहना चाह रहा है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, यानी अलगाव के कारण से नहीं या लड़ने के कारण नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद यानी हंसी मजाक से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, यानी छेड़छाड़, दोस्ताना, हाथापाई आपस में, मतलब मजाक करना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यह चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। यानी इतनी अच्छी मित्रता थी कि एक सोचता था कि अधिक से अधिक वजन मेरे ऊपर है, यानी मुझे दर्द हो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को न हो। इतनी अच्छी मित्रता हमने भी नहीं देखी है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, यानी आपस में दोनों प्यार करते थे। नाद में खुली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते हैं। यानी नाद होता है चारा डालने वाला स्थान, तो कहीं कहीं लकड़ी का होता है और कहीं पत्थर का उसे बना देते हैं। उसमें चारा डालते हैं, उसमें पानी देते हैं गायों को या जानवरों को, बैलों को। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, मतलब इतना प्रेम था कि एक बैल जब खाना खा रहा है तो दूसरा भी खा रहा है, एक ने हटाया तो दूसरे ने भी हटा दिया। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। जो झूरी है उसने एक बार अपने दोनों बैल को, गोई होता है यहाँ पर यानी जो दोनों बैलों की जोड़ी, तो दोनों बैलों को उसने अपने ससुराल भेज दिया, यानी अपने साले के घर। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया। वो क्या समझे कि मालिक ने हमने भेज दिया। वो समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपनों यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। अब उनको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है तो इसको कौन जाने। झूरे के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, यानी इतना कठिन हो गया उसे अपने घर तक बैलों को ले जाना कि दांतों पसीना आ गया। कहने का अर्थ है जो झूरी है उसका साला, उसका नाम क्या है, गया। तो छात्रों, जो यहाँ पर कुछ विशेष जो प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, जैसे झूरी का साला कौन था, गया। उस गया ने अपने उन दो बैलों को अपने घर ले गया, और कैसे ले गया, बड़े कठिनाई से, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, यानी जो बांधने वाली जो रस्सी होती है उससे खींचा तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते।
अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो। कहने का अर्थ यहाँ पर दे रहे हैं कि जानवर बोल तो सकते नहीं है, तो कहने का अर्थ है अगर उनको वाणी दी होती भगवान ने, तो झूरी यानी उनका जो मालिक, मेन मालिक है, उससे पूछते कि भाई तुम हम गरीब को घर से क्यों निकाल रहे, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। क्योंकि उनका प्रेम जो है झूरी के साथ अच्छा हो गया था, इसलिए वह यह चाह रहे थे कि हमें कहीं और जगह ना भेजा जाए। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम कर लेते। वो कहना चाह रहे हैं दोनों बैल कि अगर जितना काम झूरी हमसे कराता है उससे भी ज्यादा कराता तो हम करने को तैयार थे। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारी की शिकायत नहीं की, यानी तुमने जैसा भी दाना चारा दिया उसकी कभी शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? ऐसा यह प्रश्न उनके दिमाग में चल रहा है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुंचे, यानी गया के यहाँ। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए तो एक ने भी उसके मुंह न डाला, यानी एक ने भी उस नाद में मुंह नहीं लगाया। दिल भारी हो रहा था, क्योंकि होता है जहां प्रेम होता है और जब उसे नया स्थान मिले तो दिल भारी होगा ही। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, यानी आपस में उन्होंने सलाह की, इशारों में एक दूसरे को कनखियों से देखा, यानी छिप कर देखना, ताकना, भापना, मतलब आपस में भापा उन्होंने आप और लेट गए। आपस में उन्होंने सलाह की। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी जब गांव में सब सुनसान हो गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे उड़ा डाले। जो रस्सी थी वो उन्होंने तोड़ डाले और घर की तरफ चले, यानी जो उनका पुराना घर था, झूरी का घर, वहां चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। मतलब बहुत ज्यादा मजबूत रस्सी थी, उस पर वह दोनों बांधे थे। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, क्योंकि मरता क्या न करता, वहां उनका मन ही नहीं था। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से उस मोटी रस्सी को भी तोड़ दिया। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। यानी झूरी जब उठा अपने घर से तो देखा तो चरनी, यानी जहां पर चारा देने वाला स्थान है, वहां देखा तो दोनों बैल वहां खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। यानी गराव होता है जो रस्सी जो गले में पहनाई जाती है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह मय स्नेह झलक रहा है। वो विद्रोह हो रहा था, मतलब उनको बहुत गुस्सा आ रखा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, क्योंकि भाई मालिक है उनका पुराना और उसको भी बैलों के प्रति स्नेह है। तो जब उन्होंने अपने बैलों को पुनः वापस देखा तो भी प्रेम से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, आप आसपास में जो भी बच्चे थे, और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्ण होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। इन्होंने अच्छा कार्य किया जो वापस आ गए, क्योंकि हर कोई उन दोनों को अच्छा ही मानता था। तो क्या अभिनंदन पत्र दिया उन्होंने? कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला,
बैल नहीं हैं, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, क्योंकि भाई भाई के घर भेजे थे दोनों बैलों को काम करने के लिए, तो उसे बड़ा गुस्सा आया, वह जल उठी और बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, यानी कैसे कृतज्ञ बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। जो झूरी था उसने यह दोष जो लगाया था उसकी पत्नी ने, वह नहीं सुन सका। वह कहने लगा, नमक हराम क्यों है? चारा दाना दिया न होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धू की तरह बैलों को सहलाते नहीं, यानी प्यार नहीं करते हो। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते, यानी उससे खूब काम कराते हैं, उन दोनों बैलों से वो खूब काम कराते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे की सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। मतलब उसे गुस्सा आने लगेगा कि वो मेरे भाई के यहाँ से क्यों भागे। अब तो मैं उन्हें खली चोकर कुछ नहीं दूंगा, केवल उन्हें सूखा भूसा ही दूंगा। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, कहने का अर्थ है कठोर आदेश दिया, सख्ती के साथ बताया कि इनको भूसा ना दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब जो उन्होंने भूसा दिया था तो उसमें क्या रस होना था, क्योंकि न खली न चोकर कुछ नहीं दिया उन्होंने। झूरी ने मजूर से कहा, जो उनके यहाँ काम करने वाला मजदूर था, उससे कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? वो कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो झूरी कहता है, चुरा कर डालना। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं सी कहोगी कि नहीं, बाद में तुम भी वैसे ही कहोगे जैसे मालकिन कह रही है। अब छात्रों, यह पाठ काफी बड़ा है, तो इसका एक भाग हमने यहाँ पर पढ़ा है, दूसरा भाग इसके बाद तैयार है। अब हमने जिस पर चर्चा की उसको हम मूल्यांकन के रूप में देखते हैं। पहला है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? यानी जो जानवर हैं, उन जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? गाय, बैल, गधा, कुत्ता। तो बड़ा आसान ही प्रश्न पूछा है और आपके अध्याय से संबंधित ही, पाठ से संबंधित ही है। तो इसका क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही का सही उत्तर है गधा। दूसरा है, किसी व्यक्ति को गधा कहने के पीछे कौन सा भाव नहीं होता है? यानी गधा कहने के पीछे कौन सा भाव नहीं है? बुद्धिमानी का, बेवकूफी का, सहनशीलता का, सीधेपन का। इसमें आप देख सकते हैं उसे, जिसको हम गधा कहते हैं वो क्या बेवकूफी होता ही है, बेवकूफ कहते हैं उसे। सहनशील, सीधापन, तो इसका होना चाहिए बुद्धिमानी का, यानी बुद्धिमानी का भाव नहीं है गधा बोलने के पीछे। अगला है, निरापद सहिष्णुता का क्या अर्थ है? पाठ में आया था यही जगह कि निरापद सहिष्णुता, अत्यंत भोलापन, अत्यधिक मूर्खता, अत्यधिक सहनशीलता और सादगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अत्यधिक सहनशीलता। निरापद मतलब अत्यधिक, सुरक्षित, और सहिष्णुता सहन करना, सहनशीलता। अगला है, गधे में किसके गुण पराकाष्ठा के पहुंच गए? मतलब गधे में किसके गुण शिखर की ओर पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए? तो आम आदमी के गुण, या चोर डकैतों के, या ऋषि मुनियों के, कुलीन वर्ग लोगों के?
आपने पढ़ा होगा पीछे, ऋषि मुनियों के। कहने का अर्थ है जैसे ऋषि मुनि होते हैं, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। उसी प्रकार गधे भी वैसे ही होते हैं। उनको मारो या घास दो अथवा न दो तो बेचारे कभी कुछ नहीं बोलने, मतलब अत्यंत सीधेपन। उनको उनके ऊपर तुम कितना ही माल भर दो, बोझा, बहुत बड़ा बोझा उनके ऊपर लाद दो, कभी वो कुछ नहीं बोलने वाला। इस महीने में गधा एक आध बार मस्ती करता दिखाई देता है। तो पाठ में हमने पढ़ा था बैसाखी महीने वह एक आध बार कुलेल करता, कुलेल यानी क्रीड़ा मस्ती। छात्रों, आज हमने दो बैलों की कथा का पहला भाग यहाँ पर पढ़ा है, चर्चा की है। अब हम मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। प्रस्तुत हैं कुछ प्रश्न। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? तो इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, गाय, बैल, कुत्ता, गधा। तो आप समझ सकते हैं कि जो सबसे बुद्धिहीन है इस पाठ के माध्यम से किसको कहा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गधा। यानी गधा क्या है? सबसे बुद्धिहीन कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को गधा कहने के पीछे कौन सा भाव नहीं होता है? यानी किसी व्यक्ति को अगर हम गधा कहते हैं तो इन चार में से कौन सा भाव नहीं है? पहला है बुद्धिमानी का, बेवकूफी का, सहनशीलता का, सीधेपन का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बेवकूफ, सहनशीलता और सीधापन ये सब गधे में सब गुण विद्यमान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धिमानी का। अगला प्रश्न है, निरापद सहिष्णुता, इसका अर्थ क्या है? आपने पाठ में देखा था निरापद सहिष्णुता। तो इसका चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से इसका उत्तर है अत्यधिक सहनशीलता। अत्यधिक सहन करना उसी को ही निरापद सहिष्णुता कहते हैं। तो निरापद हो गया अत्यधिक या सुरक्षित, सहिष्णुता यानी सहन करना। अगला है, गधे में किसके गुण पराकाष्ठा के पहुंच गए? आम आदमी के, चोर डकैतों के, ऋषि मुनियों के, कुलीन वर्ग लोगों के। तो आपने पढ़ा था कि ऋषि मुनि जो होते हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय उससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लाभ हो हानि हो, ठंडा लगे गर्मी लगे, तो ऐसे ही गुण इसमें गधे में। तो गधे के जो गुण है वो ऋषि मुनियों की पराकाष्ठा को पहुंच गया। अगला प्रश्न है, इस महीने में गधा एक आध बार मस्ती करता है? तो यहाँ 4 महीने दे रखे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैसाख के महीने एक एक आध बार कुलेल करता है। तो कुलेल यानी क्रीड़ा, हाँ? मस्ती करता है। आगे है गृह कार्य। आपने क्या गृह कार्य करना है वो यहाँ लिखा है, अपने आसपास के किसी पुस्तकालय में जाइए, वहां पुस्तकों का प्रबंध व रखरखाव किस प्रकार से होता है पता कीजिए। कुछ रुचिकर उपन्यास लेकर उन्हें पढ़िए।
यानी उस पुस्तकालय में यदि आप जाते हैं तो वहाँ कैसे पुस्तकों का रख रखाव करते हैं, और रख रखाव ये समझेंगे, साथ साथ में वहाँ से कोई स्टोरीज, कोई उपन्यास की किताब है तो घर लाएंगे और उसको पढ़ेंगे आप। आज हमने क्या चर्चा की, तो लिखा है लेखक का परिचय। हमने समझा कि यह कौन से गांव के थे और उन्होंने क्या क्या काव्य, क्या क्या उपन्यास लिखे हैं। पाठ का आदर्श वाचन किया है, कठिन शब्दों के अर्थ को हमने समझा है, और मूल्यांकन के रूप में कुछ प्रश्नों को हमने समझा है। आपने इस पाठ को सही से समझ लिया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।